नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। मैं बात करूंगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से कैसे अलग है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि रेवेन्यू डेफिसिट पहले से ही था। फिर मैं ये भी बात करूंगा कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के कंपोनेंट क्या क्या है, और फिर मैं लास्ट में ये बात करूंगा कि 14वें वित्त आयोग ने किस तरीके से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच फर्क स्थापित करते हुए कहा है कि इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, और अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो हम देने का कर रहे हैं प्रयास। और मैं ये बता दूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको करना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं यहां पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। इसको समझने के लिए आपको मैं बता चुका हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, आप रेवेन्यू बजट क्या है। आपको मैंने बताया कि बजट दो भागों में बटा हुआ है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। रेवेन्यू जो बजट है, राजस्व बजट है, वो भी दो भागों में बटा हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है राजस्व प्राप्तियां और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है राजस्व व्यय। रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की एक तरीके से इनकम होती है। ये इस तरह की चीजें होती हैं कि जब गवर्नमेंट इसे लेती है तो गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं होती। ये गवर्नमेंट की एक तरीके से आय है, गवर्नमेंट इसे ले लेती है, इसके ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं होता है कि इसको प्रिंसिपल वापस करना है, इंटरेस्ट वापस करना है, या फिर इसका कोई प्री डिटरमाइंड यूज हो। गवर्नमेंट की ये इनकम है और गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं करती है। इसमें दो चीजें आती हैं, सारी कर टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, वेल, गेज से जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है वो इसी के अंतर्गत काउंट होगा। इसी तरह अगर सरकार ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोन डिसबर्स किए, नेपाल को, भूटान को, अन्य देशों को अगर लोन दिया है तो उससे जो ब्याज मिलेगी वो इसी में आएगा। इसमें जो है पेनाल्टी, फाइन, ये तमाम तरह की चीजें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, ये रहा रेवेन्यू रिसीट्स, गवर्नमेंट की इनकम है एक तरीके से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करने के लिए करती है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार जो है इकोनॉमी को रन करने के लिए जो खर्च कर रही है, जो कि कंजम्पटिव नेचर का हो सकता है, रनिंग नेचर का हो सकता है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें किसी तरह का कैपिटल एसेट्स गवर्नमेंट जनरेट नहीं करती है। इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाएगी, हॉस्पिटल्स नहीं बनाई जाएगी, एक्सप्रेसवे नहीं बनाई जाएगी, नेशनल हाईवे नहीं बनवाई जाती। इससे की क्या जाती है, ब्याज भुगतान, पेंशन और सैलरी, सब्सिडी के ऊपर खर्च, डिफेंस के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर खर्च, या फिर इसमें जो है आपकी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक कुछ सर्विसेज है, और फिर ग्रांट्स। ग्रांट के ऊपर मैंने रेड कलर का एक सर्किल लगाया, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। कुल मिला के ये हुआ कि सरकार की प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसीट जो सरकार की इनकम है, जो सरकार की को वापस नहीं करना है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्च होते हैं जो कि इकोनॉमी को रन करने के लिए चलाई जाती है, और ये जो है उपभोग प्रवृत्ति के होते हैं। अब जब हम राजस्व व्यय की बात करते हैं, राजस्व डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहां देखिए, फिर आपको मैं बताऊं कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आया क्यों। जब हम रेवेन्यू डेफिसिट बात किए कि राजस्व घाटा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, तो हम कहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है दो चीजों का अंतर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय माइनस रेवेन्यू रिसीट्स राजस्व प्राप्तियां। अब देखिए, ये दो चीजों के ऊपर अंतर है। ये बताता है कि अगर सरकार का जो रेवेन्यू वाले खर्च है वो रिसीट से अगर ऊपर है तो रेवेन्यू डेफिसिट है। मतलब मान लीजिए सरकार की आमदनी एक साल की 80 करोड़ है और सरकार जो रनिंग और कंजम्पटिव नेचर पे 120 करोड़ खर्च कर रही है, तो जो 40 करोड़ रुपया हुआ ये रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। लाइक एग्जांपल, मैंने कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना है, 120 करोड़ है, और गवर्नमेंट की जो है रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, सिर्फ 80 करोड़ है। तो ये 40 करोड़ रुपया जो है ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू डेफिसिट हो गई, जिसको हम आरडी कहेंगे। अब देखिए, 120 करोड़ ऐसे खर्च हैं जो करेंट और कंजम्पटिव नेचर के हैं। ये गवर्नमेंट इसमें कहीं यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल नहीं बनवा रही है, इसे एक्सप्रेसवे नहीं बनवा रही है, मेगा पावर प्रोजेक्ट भी नहीं बनवा रही है, इसे सिर्फ है इकोनॉमी को रन कर रही है। और इनकम है गवर्नमेंट की जो टैक्स और नॉन टैक्स से मिलती है, इसके अतिरिक्त जब जो लेगी वो तो बारोइंग हो जाएगी। इसका मतलब अपने इनकम के ऊपर जो भी उपभोग व्यय हो रहे हैं वही आपका जो है रेवेन्यू डेफिसिट है, 40 करोड़। और ये भी आप अब समझ चुके होंगे कि ये 40 करोड़ रुपया सरकार अगर बारोइंग करेगी तभी गवर्नमेंट इस खर्चे को कर पाएगी। इसका मतलब ये डिफरेंट पूरी की पूरी कैपिटल रिसीट्स होगी।
दोस्तों अगर डेफिसिट को समझना है तो मेरे वीडियो को देखिए बजट वाले। बजट पे मैंने वीडियो बनाया है, रेवेन्यू रिसीट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर एक वीडियो बनाया है, कैपिटल रिसीट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए। बिना उसको आप देखे इसको समझ ही नहीं सकते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का अंतर है, और यहां पे आ गया ये 40 करोड़। 2011-12 में, बजट 2011-12 में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बजट 2011-12 में, बजट 2011-12 में एक नया अवधारणा आया डेफिसिट का, जिसको कहा गया ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और उस समय जो बुद्धिमान फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे प्रणव दादा थे, प्रणव मुखर्जी थे। मैं आपको बताऊं कि 2010 का IAS का जो इंटरव्यू था हम लोगों का, जो देने गए थे हम लोग IAS का पर्सनालिटी टेस्ट, वो 2011 में हुआ था, अप्रैल में। और ये 2011 और 12 के बजट में फरवरी में 28 फरवरी को आया था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का उदाहरण। आपको मैं बताऊं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स से जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया था पर्सनालिटी टेस्ट में। इसलिए जब भी कोई नई चीज आती है, बड़ी चीज आती है, उसको बोर्ड पूछता है, मेंस में पूछा जाता है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। तो देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 11-12 के बजट में आया। इसमें एक नई चीज रखी गई। क्या रखी गई? यहां पे ये बताया गया कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो करेंट और कंजम्पटिव नेचर के खर्चे हैं, और रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की इनकम है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक कंपोनेंट ग्रांट का है, और ग्रांट पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा गया है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट यहां पे ये चीज है कि जो ग्रांट है ये क्या है। देखिए, ग्रांट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है ग्रांट। खूब ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है। किसको देती है ग्रांट? स्टेट गवर्नमेंट को देती है, यूनियन टेरिटरीज को देती है, लोकल बॉडीज को देती है, लेकिन यहां जो करोड़ों करोड़ों ग्रांट दिया जा रहा है उसका पूरा का पूरा जो यूज है वो कंजम्पटिव नेचर में नहीं होता है। बहुत से राज्य, बहुत से केंद्र शासित राज्य इसको जो है कैपिटल नेचर में कैपिटल असेट्स क्रिएट करते हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ग्रांटों का उपयोग राज्यों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किया है। ग्रांट का उपयोग राज्यों ने एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत किया है, या फिर राज्यों ने इसका उपयोग JNNURM के तहत किया गया है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत किया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या की राज्यों ने? सड़कें बनवाई ग्राम सड़क योजना के तहत। तो अगर सड़कें बनाई राज्य सरकारों ने या फिर यूनियन टेरिटरीज ने, तो ये तो कैपिटल असेट्स हो गया, इससे प्रोडक्टिव यूज हुआ। इसे कैसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रख सकते हैं? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डिफाइन करते हैं कि ये करेंट और कंजम्पटिव नेचर के एक्सपेंसेस है। इसी तरह अगर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में सिंचाई परियोजनाओं के ऊपर खर्च हुआ तो ये भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और साथ ही कैपिटल असेट्स जनरेट करती है, तो इसको भी आप नहीं रख सकते हैं। इसी तरीके से जब मैं कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण कि JNNURM, आपने कई बार ये देखा होगा, JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। आप कई बार इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में बस पे बैठे होंगे, उस पे लिखा होगा JNNURM, जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत बसें चलाई जा रही हैं। तो क्या बस उसे करंट और कंजम्पटिव है, उस एक साल में खत्म हो जाएगा क्या? वो तो लंबे समय तक रहेगा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि ये जो ग्रांट्स बड़े पैमाने पे सेंट्रल राज्यों को दे रही है उसका प्रोडक्टिव यूज हो रहा है। इसका मतलब तो ये था, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने कहा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट मैंने कहा कि 40 करोड़ है। क्यों? क्योंकि 120 करोड़ का खर्च है और 80 करोड़ की रिसीट्स है। लेकिन यहां जो खर्च है, मान लीजिए कि इस खर्च में जो ग्रांट है इसी का पार्ट है ना, मान लीजिए कि वो 30 करोड़ है, 30 करोड़ है, तो ये 30 करोड़ तो जो यूज हुआ इफेक्टिव, उसमें जो प्रोडक्टिव यूज हुआ है, तो इस 30 करोड़ को यहां से हटाइए क्योंकि वो कैपिटल नेचर में जा रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे भी दिक्कत है कि पूरे ग्रांट को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हटा के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी नहीं शिफ्ट कर सकते। इसलिए नहीं शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि पूरी ग्रांट का प्रोडक्टिव यूज नहीं हुआ है, पूरे ग्रांट से कैपिटल एसेट जनरेट नहीं हुआ, उसके कुछ पार्ट से ही कैपिटल एसेट जनरेट हुआ। इसलिए एक नया टर्म्स यूज हुआ, देखिएगा, GOCA। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ग्रांट फॉर कैपिटल असेट्स, ग्रांट्स फॉर कैपिटल असेट्स क्रिएशन। मतलब ग्रांट, ऐसा ग्रांट जिससे पूंजी संपत्ति का सृजन हुआ है, जिससे पूंजी संपत्ति सृजित हुई है,
पूंजी संपत्ति सृजित हुई है, संपत्ति सृजित हुई है। जैसे मान लीजिए कि ग्रांट जो है सरकार ने दिया 100 करोड़, मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में। इस 100 करोड़ में से राज्यों ने 60 करोड़ का जो प्रयोग है वो जेएनएनयूआरएम में किया, या फिर प्रधानमंत्री पीएमजीवाई ग्राम सड़क योजना में किया, या फिर जो है सिंचाई में किया। तो ये तो जीओसीए हो जाएगा, जीओसीए। लेकिन जो बचा 40 करोड़ है उसका कंजम्पटिव यूज हुआ है, उपभोग में, पेंशन में, वजीफा में, स्कॉलरशिप में, विडो पेंशन में इन्होंने खर्च कर दिया। इसका मतलब ग्रांट का वो भाग जिससे कैपिटल असेट जनरेट हुआ है उसको आप रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं रखेंगे। देखिए, जब भी रेवेन्यू डेफिसिट बड़ा होता है, मैंने कहा कि अगर आपका जीडीपी का 2.4% है तो बहुत बड़ी बात है, और जितना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट बड़ा होगा उसकी आलोचना होगी फाइनेंस मिनिस्टर की। अब क्यों आलोचना होगी? जैसे मेरा एग्जांपल सुनिए आप, इसको आप लोग एक बार चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहले मेरे एग्जांपल से समझिए, तभी आप समझ पाएंगे एक्चुअली ये हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि पापा मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। अब देखिए जरा, मैंने कहा कि मेरे जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है मेरा, कौन एक्सपेंडिचर, करेंट और कंजम्पटिव वाले, वो 8 लाख रुपए के हैं, और मेरी सैलरी और इनकम एक साल की मान लीजिए 6 लाख रुपए है। तो मैंने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट 2 लाख रुपए है, ठीक है। अब मेरी आलोचना होगी कि भाई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आप एक्स्ट्रा वेगेंट हो, कहा जाएगा, मुझसे कहा जाएगा आप एक्स्ट्रा वेगेंट, आप बहुत खर्च करते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिए कि हमेशा आलोचना होता है फाइनेंस मिनिस्टर का कि आप बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट। यहां पे इन्होंने क्या किया, अब देखिए, इन्होंने एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ईआरडी का कॉन्सेप्ट दिया। और क्यों क्या दिया कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जीओसीए। अब देखिए, अगर हम राजस्व घाटा में से उस जीओसीए को घटा दें जिससे कैपिटल असेट जनरेट हुआ है, क्योंकि पूंजी मत पे गया है, तो ये जो बचा हुआ रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो ईआरडी होगा। लाइक एग्जांपल, मैंने जैसे गवर्नमेंट के लिए बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट था 40 करोड़, लेकिन इन्होंने कहा कि जीओसीए जो था इसमें से वो 15 करोड़ था। मतलब जो ग्रांट दिया गया था उसका 15 करोड़ राज्यों ने यूज किया है कैपिटल असेट्स पे। तो जो एक्चुअल में रेवेन्यू डेफिसिट है जिसे आप ईआरडी कहने वाले हैं वो 25 करोड़ ही होगा। समझे आप? नहीं समझे तो यहां आइए। मान लीजिए पापा हमसे कहते हैं आप एक्स्ट्रा वेगेंट है, आपकी जो है 8 लाख एक्सपेंडिचर है और आपकी इनकम 6 लाख है, 2 लाख रुपए आप डेफिसिट में। लेकिन मैं पापा से कहता हूं कि पापा इस मेरे खर्चे में से 1.2 लाख ऐसा है कि जो मुझे वापस मिल जाएगा, ब्याज के साथ मिल जाएगा, वो कैपिटल वाला है मेरा, मैंने कहीं प्लाट खरीदा है। तो एक्चुअल में मेरा घाटा कितना है? मैं 2 लाख में से 1.2 लाख घटाऊंगा और मैं कहूंगा कि मेरा एक्चुअल जो घाटा है ना वो सिर्फ 80,000 रुपए का है। इसी तरह सरकार कर रही है कि 40 करोड़ तो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट है, लेकिन इसमें से जीओसीए इसलिए घटाइए क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें ग्रांट की वो राशि सम्मिलित है जिससे राज्यों ने पूंजी संपत्ति का सृजन किया है। इसलिए 15 करोड़ घटाइए और जो बचा हुआ है 25 करोड़, ये मेरा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब आप बिल्कुल क्लियर समझिए कि इससे रेवेन्यू डेफिसिट को छोटा किया गया। ऑलवेज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो बड़ा होगा। अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 2.4% है दोस्तों, तो नो डाउट आप देखिएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% होगा, 1.4% होगा, 1.2% होगा, हमेशा कम होगा। हमेशा लिख लीजिए, ऑलवेज, हमेशा ही इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में से हम उन खर्चे को यहां पे वापस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिस ग्रांट से पूंजी संपत्ति का सृजन हुआ है। और ये प्रणब मुखर्जी की आप देखिए इंटेलिजेंट दिमाग कि उन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है जिसके वजह से हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर की आलोचना हो सकती है, उसमें वो खर्च सम्मिलित है जिससे कैपिटल असेट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जब हम रेवेन्यू डेफिसिट से उस ग्रांट को घटा दें जिससे कैपिटल असेट्स जनरेट हुआ है, इसको हम बोलेंगे जीओसीए। एक चीज और भी आप समझिए यहां पे, एक्चुअली जो जीओसीए का जो कॉन्सेप्ट आया वो जीओसीए का कॉन्सेप्ट आया है एफआरबीएम एक्ट से, और ये आईएएस प्री में जरूर पूछा जाएगा। एफआरबीएम एक्ट से। एफआरबीएम एक्ट को 2012 में संशोधित किया गया 2012 में, और यहां पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया जीओसीए का। इसमें यह कहा गया कि जब सेंटर ग्रांट देती है, किसको ग्रांट देती है? स्टेट को देती है, यूनियन टेरिटरी को देती है, लोकल बॉडी को देती है,
ऑटोनोमस बॉडी को देती है, ऑटोनोमस बॉडी को देती है, या फिर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन बॉडी को देती है। तो ये जो ग्रांट है उसका जो है कई बार कैपिटल असेट्स में यूज करते हैं ये लोग, उससे सड़कें बनाते हैं, सिंचाई के ऊपर काम करते हैं, उससे जो है टेलीफोन लाइनें बिछवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें बिछवा रहे हैं। तो जब इस तरह का उपयोग हो ग्रांट का तो उसे GOCA कहा जाए, ग्रांट फॉर कैपिटल असेट जनरेशन। मतलब ये ग्रांट जो है इसका उपयोग कैपिटल असेट जनरेशन में हुआ है, न कि इसका जो प्रयोग कंजम्पटिव नेचर में हुआ। तो उस ग्रांट को अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट से घटा दें, इसका मतलब ERD कब मिलेगा, जब रेवेन्यू डेफिसिट से GOCA आप घटा दें, ग्रांट फॉर कैपिटल असेट जनरेशन घटा दें, तो आपको मिल जाएगा ERD का कॉन्सेप्ट। और ERD हमेशा ही रेवेन्यू डेफिसिट से छोटा होगा। अब देखिए 14वां वित्त आयोग जब आता है तो वो कहता है कि जब राज्य सरकार अपना जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर करती है तो उसमें जो है ERD जो है यूज नहीं करती है। दूसरा चीज आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही तरह के अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित घाटा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो आपने जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का ये घाटा जनरेट किया, इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप टारगेट किसको करना चाहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव। इसमें एक तरह से दुविधा की स्थिति है, डाउटनेस की स्थिति। इसलिए 14वां वित्त आयोग रिकमेंड करता है कि गवर्नमेंट को FRBM एक्ट में एक बार और से अमेंडमेंट करना चाहिए और इनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि क्लियरिटी की स्थिति हो। ERD और रेवेन्यू डेफिसिट दो कॉन्सेप्ट एक साथ आने से कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू डेफिसिट को कर्व कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, उसको मिटिगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को खत्म करनी चाहिए और आपको FRBM एक्ट में फिर से यहां पे संशोधन करना चाहिए। कुल मिलाजुला के दोस्तों कहानी क्या रही इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। पहले से हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें से जो सरकार ग्रांट देती रही और जिस ग्रांट का राज्यों ने, यूनियन टेरिटरी ने, लोकल बॉडी ने, ऑटोनॉमस बॉडी ने या प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन बॉडी ने जिसका कैपिटल नेचर में यूज किया, जिससे कैपिटल असेट जनरेट किया, उसको घटाने की बात थी कि उसको घटाइए तो ये रेवेन्यू डेफिसिट अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये कंजम्पटिव नेचर की चीजें नहीं होती हैं GOCA। ये ऐसा चीज है जो कि यूज होता है हमेशा कैपिटल नेचर पे। एक और भी डेफिनेशन बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहता हूं रेवेन्यू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैं कहता हूं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तो एक्चुअली इफेक्टिव रेवेन्यू दिखाता है कैपिटल रिसीट्स के उस भाग को, कैपिटल रिसीट्स के उस भाग को दिखाता है, उस भाग को दिखाता है जिसका प्रयोग उपभोग व्यय में हुआ है, कंजम्पटिव हुआ है, जिससे सिर्फ कंजम्पटिव यूज हुआ है, उपभोग प्रवृत्ति पे खर्च हुआ है। मतलब अगर हमने ऋण लेके खाया है, पिया है, पेंशन बांटा है, सैलरी बांटा है, तो वो चीज दिखाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दिखाता है कैपिटल रिसीट्स के उस पोर्शन का जिसका कंजम्पटिव और रिकरिंग नेचर में यूज हुआ है, जिसका प्रोडक्टिव यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैंने कहा कि गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट है 40 करोड़ है और GOCA जो है 15 करोड़ है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट 40 करोड़ है तो आप यही समझिए कि ये 40 करोड़ रुपए आया कहां से, क्योंकि ये सरकार के जो इनकम है 80 करोड़ और आपने खर्च कर दिया 120 करोड़ खाने पीने के ऊपर, तो इसका मतलब 40 करोड़ रुपया आपने खर्च लिया है, उधार लेके इसको खाया पिया है। लेकिन अगर आप इसमें से अपना GOCA घटा दें तो साफ साफ मतलब लगता है कि आपने उधार लेके इस 25 करोड़ का उपयोग पेंशन में, सैलरी में कंजम्पटिव नेचर पे किया। तो इसका मतलब ERD ये भी दिखाता है कि ये कंजम्पटिव नेचर के एक्सपेंसेस हैं जो कि लोन लेके किया गया है। लोन लेके आपने घी पिया है। यथा जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये चारवाक का दर्शन है कि आपने लोन लिया, रेस्ट ऑफ द वर्ड से लिया, इंटरनल बारोइंग की, और उससे आपने क्या किया है यहाँ पे, उससे आपने कंजम्पटिव नेचर पे, उपभोग प्रवृत्ति पे खर्च किया, इससे किसी तरह के कैपिटल असेट जनरेट नहीं किए। मान लीजिए हम जो है 1 लाख रुपया लोन लें और उसको खा पी के खत्म कर दें, उसका उपयोग जो है ना हमने गाड़ी खरीदने में किया, ना घर खरीदने में किया, कोई कैपिटल असेट नहीं जनरेट किया। तो इस चीज को दिखाता है। तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर GOCA को सब्सट्रैक्ट करें तो आपके हाथ में आ जाता है ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और ये हमेशा ही रेवेन्यू डेफिसिट से छोटा होगा। तो दोस्तों बड़े ही मनन पूर्वक, ध्यान पूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े रहिए, रुकिए नहीं, हारिए नहीं, थकिए नहीं, चलते रहिए, दौड़िएगा मत, चलते रहिए, चलते रहिए, मंजिल मिलेगी। आप अपना साथ दीजिए, भगवान आपका साथ जरूर देगा। हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।